हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बच्चों, मैं अजय राठौर आज आप लोगों के लिए असाइनमेंट लेके आया हूं बीकॉम सेकेंड ईयर पास कोर्स का, जो असाइनमेंट अभी एसओएल की तरफ से कल ही आया है बच्चों के पास। तो मेरे पास कई बच्चों ने जो है मैसेज से बताया कि पूछा है कि सर आप असाइनमेंट सॉल्व करवा दीजिए, तो इसी को हम लेकर के चल रहे हैं। पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको असाइनमेंट के बारे में। देखिए, जो आपका असाइनमेंट आया है, ये असाइनमेंट आपका बीकॉम पार्ट 2 के लिए है, यानी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स है। कोड नंबर ध्यान रखें 52411202 है। इस असाइनमेंट में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर 3 ही पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। परंतु इन चारों क्वेश्चन में से आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है कौन से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जो आपको अच्छे लगे, मैं आपको चारों क्वेश्चन कराऊंगा और उन चारों में से जो आपको 2 अच्छे लगते हैं, आप वो 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग में आपको शीट में लिखना है। परंतु एक बात ध्यान रखें कि अगर आपने 4 सीटें ली हैं, मान लेते हैं आपने ऐसे करके 2 सीट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 2 सीट में पेपर किया है, तो हर एक सीट पर आपको अपना नाम लिखना है और आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ऐसे ही दूसरे सीट पर भी नेम और रोल नंबर हर एक सीट पर लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कहीं सीट जो है आपने पिनअप किया और वो वहां से निकल गया, तो उससे उनको आसानी रहेगी, वो मिला लेंगे, ठीक है। तो आपको सावधानी क्या रखनी है कि आप जितने भी सीटें यूज कर रहे हैं, हर एक सीट पर आप अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखेंगे। और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ध्यान में ये रखना है कि आपको इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। अब ध्यान रखें, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसका ए और बी पार्ट लिख दिया, सी पार्ट किसी और का लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। 2 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपको तीनों पार्ट करने हैं, सेकंड क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इसके तीनों पार्ट करने हैं। तो याद रखें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट कब होगा, जब आप उसके तीनों पार्ट को सॉल्व कर देंगे, तब जाकर के वो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात याद रखें। और मैं अब आपको जो है चारों क्वेश्चन करवाऊंगा, परंतु आपको 2 ही क्वेश्चन अपनी शीट में लिखना है बच्चों, ठीक है। और देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके जो है मित्र बंधु जो हैं उन सबको इसका फायदा हो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपका जो असाइनमेंट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास असाइनमेंट होगा ही, फर्स्ट क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एन अमाउंट ऑफ ₹65,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 investment at the rate of 6, 8 and 9% per annum respectively। यानी आपके पास 65,000 रुपए हैं जिसको आपने 3 जगह इन्वेस्ट किया है और वहां से आपको 6, 8 और 9% की इनकम हो रही है, और टोटल इनकम ये बोल रहा है कि 4800 रुपए होगी। द इनकम फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज, क्या बोलता है, तीसरे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो 600 रुपए, 600 रुपीज मोर है, किससे, इनकम फ्रॉम द सेकंड वाले से। यानी दूसरे वाले से जो इनकम हो रही है और जो तीसरे वाले से इनकम हो रही है, दोनों का डिफरेंस आपका कितना है, 600। यानी कि तीसरा वाले से जो इनकम है वो 600 रुपए ज्यादा है सेकंड वाले से। मैट्रिक्स अलजेब्रा से हमें बताना है कि तीनों इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी कितनी है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, हमने पहले लेट कर लिया कि लेट द 3 इन्वेस्टमेंट बी X रुपीज, Y रुपीज एंड Z रुपीज, X, Y और Z रुपीज है। अब हमें पहली इक्वेशन, हमारे पास कितनी है, 65,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो पहली इक्वेशन हमारी X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 65,000, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब इनकम बोल रहा है 6%, तो 6% यानी 6/100 ऑफ फर्स्ट प्लस
8/100 of second and 9/100 of Z इज इक्वल टू टोटल इनकम कितनी है 4800 हो गया। इस सब का 100 आप एलसीएम लेकर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन आपकी जो सेकंड बनेगी वो 9Z इज इक्वल टू 48 और ये दो यानी 100 वहां और चला जाएगा 4,80,000। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि थर्ड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो 600 रुपए ज्यादा है सेकंड वाले से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है 9, उस पर इनकम कितनी हो रही थी 9% की, ये दे रहा है। तो 9% ऑफ Z वो कितना है 600 ज्यादा है इनकम फ्रॉम द सेकंड से। तो सेकंड से इनकम थी हमारी 8% की, तो 8/100 ऑफ Y। अगर आप इसे सिस्टमेटिक लिखते हैं तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी दिखाई देगी 0x माइनस 8y प्लस 9z और 100 एलसीएम ले लेंगे हम तो वो 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60,000। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास तीनों इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। तो पहले आप लोग इसको 1 मिनट में नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी तीनों इक्वेशन बन गई मैट्रिक्स अलजेब्रा से। अब हम क्या करते हैं, पहले तीनों इक्वेशन को सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ गया 65,000। दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा 6x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 4,80,000। और थर्ड इक्वेशन आ गया हमारा 0x माइनस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 60,000। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करना है बच्चों। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हमारे पास क्या कहता है। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने इक्वेशन बना ली, उस इक्वेशन को हमने यहाँ सिस्टमेटिकली लिख लिया है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या बोलता है कि जो इक्वेशन है वो हमारी ax इक्वल टू b के फॉर्म में है, जिसमें a हमारे पास क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, a हमारा XYZ का कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 1 1 ये देखिए, सेकेंड इक्वेशन में 6 8 9 है और थर्ड इक्वेशन में 0 -8 9। x हमारा वेरिएबल वाला है XYZ और b हमारा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है, यानी 65,000, 4,80,000 एंड 60,000। सबसे पहली चीज हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है हमने लिया पहला एलिमेंट के थ्रू। तो हमारे पास 72 और प्लस 72, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास -54, ये 6 9 जा 54 माइनस 0 यानी 54 हो गया, और ये 1 लिया, फिर -48 और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे करोगे तो ये 8 इंटू 6 इंटू -8 -48 और ये 0 हो जाएगा दूसरा। तो हमारे पास जैसे ये हमने 0 लिख दिया, तो ये हमारा 144 हो गया, ये -54 और ये -48। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 102 144 में से माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 42। ये हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो कि 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये 42 आ गया है जो कि 0 नहीं है। नाउ को फैक्टर्स की बारी आ गई। को फैक्टर्स हमें निकालने हैं। को फैक्टर हमारे पास A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दिया, तो 8 इंटू 9, जैसे यहाँ देखिए 8 इंटू 9 72, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर इसको करते हैं तो ये भी अगेन 72, तो 72 प्लस 72 इज 144। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम करोगे तो 6 इंटू 9 और 9 इंटू 0 तो 54 और ये 0। चूंकि A12 जो है नेगेटिव पोजीशन पर है इसलिए ये -54 आएगा। 1 और 3 तो ये -48 और ये 0 तो यानी -48। ऐसी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का हमने लिया, तो ये दोनों हमारे पास A21 और A23 दोनों ही नेगेटिव पोजीशन पर थे, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगा रखा है।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमने जब ओमिट कर दिया तो 9 और माइनस माइनस प्लस 8, तो 9 और 8 17, बाहर साइन माइनस हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ 9 और यहाँ 0, तो 9 माइनस 0 9 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ओमिट करके -8 और ये 0 हो गया, तो टोटल वैल्यू आ गई 8। इसी प्रकार 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो 9 माइनस 8 इज 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम ओमिट कर दिया तो 9 माइनस 6 इज 3, क्योंकि ये नेगेटिव पोजीशन पर था इसलिए माइनस लगा दिया है। और 3 3 हमने किया तो 8 माइनस 6 यानी 12। अब हमारा जो है हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कोफैक्टर के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होता है। तो कोफैक्टर हमारे पास A11 12 13 21 22 23 31 32 33 है, उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज कर दिया तो यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है। देखो ये जो हमारे पास ऐसे रो चल रही है वो अब कॉलम में बदल गया है। 11 12 13 देखो यहाँ कॉलम वाइज लिखा हुआ है। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गया है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया है। हमने लास्ट में इसकी वैल्यूज यहाँ से जो कोफैक्टर हमने निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ रख दिया है। इस तरह से ये हमारा एडजॉइंट आ गया है बच्चों। तो आप लोग इतना अच्छी तरह से नोट कर लो बेटे, ध्यान से नोट करना, कहीं कोई साइन कोई नंबर मिस्टेक ना हो जाए। हाँ जी बच्चों, तो अब एडजॉइंट के बाद हमें इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ये आपका आ गया, तो इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका 42 आया था बेटे। डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहले निकाला था वो आपका 42 था। और एडजॉइंट आपके सामने है ये 144, यहाँ -54 -48 एंड -17 54 एंड 8। अगला हो गया 1 -3 एंड 2। इस तरह से हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वो वेरिएबल है x y z। ए इनवर्स ये आपका रखा है 1/42 144 -54 48 -17 54 8 1 -3 एंड 2। और b जो मेरे पास है वो b मेरे पास इक्वेशन में था 65,000 4,80,000 और तीसरा था हमारे पास 60,000। इस तरह से अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है ध्यान से। 1/42 144 यानी रो वाइज और कॉलम वाइज जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो 144 इंटू 65,000 ये हो जाएगा 936 और 000 6 5 1 और 0 4 0 आएंगे और माइनस, और ये आ जाएगा आपका 17 इंटू 4,80,000 यानी 816 और ये हो गया और प्लस 60,000। इस तरह से -54 इंटू 65,000 351 और 1 2 3 4 प्लस 54 इंटू 4,80,000 4 32 4 3 2 1 2 3 4 और माइनस 6,18 और 1 2 3 4 1,80,000 हो गया। ऐसे ही -48 इंटू 65 माइनस का 312 1 2 3 4 और 8 इंटू 4,80,000 यानी 384 और ये
40 2 इंटू और ये हो जाएगा 1,20,000। तो ये आ गया 1/42। यहाँ हमारा XYZ चल ही रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे आप। और ये हो जाएगा आपका आफ्टर सॉल्विंग दिस, इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो आपका 126 और 1 2 3 और 4। इसके बाद दूसरा आ जाएगा 63 1 2 3 4 और इसको इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 84 और 1 2 3 4, यानी टोटल 8,40,000। यहाँ आ जाएगा आपका 6,30,000, यहाँ आ जाएगा 12,60,000। अब सभी को 42 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो मेरे पास आना चाहिए पहले वाले का 30,000, दूसरे वाले का आना चाहिए 15,000 और तीसरे वाले का आना चाहिए 20,000। तो इस तरह से आपका ये चेक भी हो गया कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 30 और 20 50 और 15 65,000, जो आपकी पहली इक्वेशन थी कि x + y + z का सम हमारा 65,000 आना चाहिए। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि x हमारा 30,000 है, y हमारा 15,000 है और z हमारा 20,000 है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था जो यहां तक है। इसको सजा सजा के आपको लिखना है बच्चों, इसको ठीक से नोट कर लो, फिर आपको मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूं। हाँ जी बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है। अब हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹200, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये बी पार्ट है बच्चों। इसमें बोलता है कि अ टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹200 पर पैसेंजर फॉर 50 पैसेंजर्स विथ अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 50। क्या बोलता है कि एक टूर ऑपरेटर जो है वो ₹200 पर पैसेंजर चार्ज करता है। कब? जब उसके पास 50 पैसेंजर हो जाते हैं। और वो डिस्काउंट भी दे रहा है ₹5 का जब 50 पैसेंजर से आपके पास एक्सेस जो हो जाता है 10 पैसेंजर पर। 50 पैसेंजर के बाद जो है जो 10 पैसेंजर जब आगे और हो जाएंगे यानी 60 हो जाएंगे तब वो ₹5 का डिस्काउंट देगा। ऐसे ही 10 और बढ़ेंगे फिर और ₹5 का डिस्काउंट देगा। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट विल मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेटर। तो हमें बताना है कि कितने पैसेंजर से उस ऑपरेटर का जो है रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, वो हमें बच्चों बताना है। तो कहने का मतलब है इसका जो है सॉल्यूशन में, देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में हमारे पास हमने मान लिया कि लेट 10 मतलब 10 पैसेंजर पर, तो हमने ये मान लिया कि लेट 10x be the number of passenger passengers in excess of 50। इन एक्सेस ऑफ 50 हमने मान लिया कि 10x पैसेंजर्स है, हर एक 10-10 पे वो डिस्काउंट दे रहा है, तो हमने 10x मान लिया। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर पहले कितने थे हमारे पास पैसेंजर? 50, और अब उसमें ये आपका 10x और ऐड हो गया। तो इससे हमारे पास डिस्काउंट जो वो दे रहा था, डिस्काउंट पर पैसेंजर वो ₹5 का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब है डिस्काउंट पर पैसेंजर के अनुसार से 5x हो गया, क्योंकि x नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं।
तो मेरे पास न्यू चार्जेस जो आ जाएंगे, न्यू चार्जेस पर पैसेंजर जो आ गया, नया चार्ज पहले कितना लेता था 200 रुपए, अब वो उसमें डिस्काउंट दे रहा है 5x का। अब हमारे पास हमने ये मान लिया कि लेट हमारे पास कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट द अमाउंट received by the operator, ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि आपका आर जो आ जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू में जितने हमारे पास उसका फेयर था, यानी चार्जेस पर पैसेंजर। यानी कि जितने पैसेंजर जा रहे हैं और वो पर पैसेंजर से जितना चार्ज ले रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे बेटे, 50 प्लस 10x नाउ, और पर पैसेंजर वो चार्ज ले रहा था 200 माइनस 5x। तो ये टोटल हमारे पास आर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास हमने टोटल आर का यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली है, और इक्वेशन बनाने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास रेवेन्यू ये आ गया। अब हम इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 200 इंटू 50, 5 दूना 10 और 1000 यानी 10,000 माइनस 250x प्लस का 2000x ये हो गया, और माइनस का 50x स्क्वायर ये हो गया आपका 50x स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 10,000 और इन दोनों को माइनस कर दिया 1750x और माइनस का 50x स्क्वायर। अब हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया। और मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए हमें क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम dr बाय dx निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कांस्टेंट का 0 हो गया और 1750 x का 1 और 50 तो ये है ही है, x स्क्वायर का 2x, यानी मेरे पास आ गया 1750 माइनस का 100x। अब हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dr बाय dx को हम 0 के बराबर करते हैं। तो 1750 माइनस 100x इज इक्वल टू 0, जिससे x आ गया आपका 17.5। x कितना आ गया 17.5, यानी एक सिंगल कैंडिडेट है ये जिस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। चूंकि ये रेवेन्यू है तो मैक्सिमा ही आना चाहिए। तो अब हम d2r बाय dx स्क्वायर, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ही हमें बताएगा कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। तो अब हमारे पास d2r बाय dx स्क्वायर यानी dr बाय dx जो हमने निकाला था, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। कितना आ गया -100, विच इज ऑलवेज नेगेटिव, जो कि हमेशा ही नेगेटिव होगा क्योंकि ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये हो गया -100, तो -100 लेस देन है 0 से, यानी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 17.5 r इज मैक्सिमम, r मैक्सिमम होगा। तो अब हमारे पास
नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमने 50 प्लस 10x लिया था, तो इसमें 50 प्लस 10 इंटू आपका आया था 17.5x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 175 और 25 200 225, यानी कि 225 पैसेंजर जब होंगे उसके पास, तो उसका क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ गया, मतलब उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर 225 होंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने अभी फर्स्ट का आपने बी पार्ट देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी यानी कि उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। पहला बोल रहा है 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और दूसरा बोल रहा है 7.9% कंपाउंडेड मंथली, यानी इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो इसके लिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। यानी इफेक्टिव रेट का मतलब है कि कोई भी हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली कुछ भी दिया हो तो उसको वो एनुअली में कन्वर्ट कर देता है, और इससे हमें कंपैरिजन करने में जो है कंपैरिजन हम कर पाते हैं। क्योंकि अभी ये हाफ ईयरली है और मंथली है, दोनों अलग अलग जो है हमारे पास, एक हाफ ईयरली दे रखा है, एक मंथली दे रखा है। जब तक ये सेम मोड पर नहीं आते, कहने का मतलब है कि दोनों एनुअली में नहीं आएंगे, तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहां लिख देते हैं कि वी नो दैट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस आई बाई के रेज़ टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 100। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 8%, इसमें आई आपको 8% यानी 8/100 यानी 0.08 दिया हुआ है, और हाफ ईयरली बोल रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं कि फॉर हाफ ईयरली के हमारे पास 2 होता है, एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो हमारे पास यहां इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आई बाई के यानी 0.08 और रेज़ टू दी पावर 2 -1 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.04 रेज़ टू दी पावर 2 -1 इंटू 100। तो कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 8.16% आ जाएगा। अब ऐसे ही इसका जो बी पार्ट है 7.9% मंथली वाला जो है, तो इसमें आई आपको 7.9/100 यानी कि 0.079 दिया हुआ है, और इसमें फॉर मंथली की बात अगर हम कर रहे हैं तो के हमारे पास एक साल में 12 होते हैं, मंथली बोल रहा है इसलिए। नाउ इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला यही रहेगा 1 प्लस आई बाई के रेज़ टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.079/12 रेज़ टू दी पावर 12 माइनस 1 इंटू 100। तो इस सब को कैलकुलेट करेंगे हम, तो 1.00658 माइनस 1 इंटू 100, तो दिस इज इक्वल टू 1.00658 माइनस 1, सॉरी इसको पावर ऐसे यहाँ 12 है, तो इसकी 12 पावर जब हम करेंगे ऐसे लिख देते हैं 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.00658 रेज़ टू दी पावर 12 माइनस 1 इंटू 100। तो इनको कैलकुलेट करने पर मेरे पास आ जाएगा
है ये 8.18%, या आप इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1.0818 माइनस 1 इंटू 100, तो अब ये हो जाएगा 8.18%। तो देखिए कौन सा ज्यादा है, 8.18, ये है 8.16, यानी कि जो हमारे पास नॉमिनल रेट 7.9% मंथली दिया हुआ था, तो ये आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है एनुअल बेस पर। तो हम यहां लिखेंगे कि हेंस 7.9% मंथली जो है इज बेटर इन्वेस्टमेंट, इज बेटर, यानी कि इस केस में हमें पैसा लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा बच्चों। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, सी पार्ट। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बच्चों। मेरी सेकंड वीडियो में आपको मेरा क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो को आप लोग ध्यान से देख करके उसे ध्यान से नोट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि उनको ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जितने भी नए नए नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी आपके एसओएल की तरफ से आएगा, कैलकुलेशन या जो भी सॉल्व करने के लिए हेल्प हमारी तरफ से जो भी हो पाएगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम अपने सेकंड वीडियो में फिर मिलते हैं।